अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। सही है। और इससे रिलेटेड एक रेगुलेशन है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसके अंदर चैप्टर 1 और 2 शामिल है, हमने वो पढ़ना है। एक्ट के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं और रेगुलेशन में हमारे पास 2 चैप्टर इन्वॉल्व हैं जो कि रेलिवेंट चैप्टर है। सही है। देखिए, हम सबको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है। अगर आप किसी भी किस्म को अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने चाहते हैं तो आप करेंगे कैसे। एट दी एंड कोई ना कोई कंपनी कर रही होगी, कोई ना कोई पर्सन कर रहा होगा। वो किन तरीके से कर रहा होगा, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहा होगा, ठीक है। वो कैसे कर रहा होगा, वो कोई ज्वेलरीज वगैरह खरीद रहा होगा, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। तो एक एक्ट आया, एएमएल एक्ट 2010, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया हमारा। और इस एएमएल एक्ट 2010 से रेगुलेशंस कैसे आई है, आज की क्लास में हमने इंशाल्लाह इन चीजों को कवर करना है। सही है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है पूरी, ये हमारे पास पूरी स्लाइड प्यारे बच्चों एक ओवरऑल मैंने आपके लिए एक समरी बना दी है, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि कानून बनते कैसे हैं। सही है। एक कानून बनता है, उस कानून की कंप्लायंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक और कानून बनता है, उसकी कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक और कानून बनता है। तो अगले 15 मिनट में मैं इंशाल्लाह आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा पूरे एएमएल एक्ट का और एएमएल रेगुलेशन का। सही है। देखें, सबसे पहले तो हम एक चीज समझना है कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सही है। अगर कोई भी बंदा, पर्सन की बात करते हैं, पर्सन के अंदर हमारे पास नेचुरल पर्सन भी आ जाता है, मैं और आप भी आ जाता है, मैं और आप भी मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, एएमएल एक्ट के सेक्शन में हम फॉल कर जाएंगे, एएमएल एक्ट हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और जो नीचे पनिशमेंट के सेक्शन है वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और लीगल पर्सन भी आ जाएगा इसके ऊपर। लीगल पर्सन में हमारे पास कंपनीज भी आ जाएंगी, एसोसिएशन भी आ जाएंगी, फाउंडेशन भी आ जाएंगी, पार्टनरशिप भी हो जाएगी, सोसाइटीज भी। इसका मतलब है ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। सही है। एएमएल एक्ट के कानून से कोई बच नहीं सकता। अगर मैं और आप भी करें तब भी हम फंस जाएंगे, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस करें तब भी हमारे ऊपर एएमएल एक्ट का कानून अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, है क्या ऑफेंस, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। अगर कोई भी बंदा पर्सन, सही है, पार्टिसिपेट करता है, एक्वायर करता है, कंसील करता है, या थर्ड पार्टी के बिहाफ पे होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ क्राइम। प्रॉपर्टी इज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम। किसी भी, अच्छा, क्राइम के ऊपर एक पूरा पाकिस्तान पेनल कोड अप्लाई होता है, उसके अंदर कोई हजारों इलस्ट्रेशन उसने बताई हुई है कि भाई ये सारी चीजें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इसमें किडनैपिंग भी आ जाती है। सही है। इसमें अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं तो ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अगर आप ब्राइबरी वगैरह ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई हो जाएंगी। प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैश, हर किस्म की चीज आ जाएगी। तो बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि अगर कोई भी शख्स पर्सन, सही, पर्सन की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, या प्रॉपर्टी को कंसील करता है, या प्रॉपर्टी को थर्ड पार्टी के बिहाफ पे होल्ड करता है, या ये जो पूरी एक ट्रायल चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, उसमें किसी किस्म से पार्टिसिपेट करता है, हम अकाउंटेंट भी इसमें आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो, और कौन सी प्रॉपर्टी जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के थ्रू उसने एक्वायर करी है, पोजेस करी है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट लग जाएगी प्यारे बच्चों। सेक्शन 4 के तहत वो पनिशमेंट क्या होगी, उसको 1 से 10 साल तक उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है। अगर मैं और आप हैं, मैं और आपका मतलब हम पर्सन तो है, लेकिन कौन से पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, तो हम पे 25 मिलियन तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर लीगल पर्सन है प्यारे बच्चों, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी एक्सटेंड हो सकती है वो 100 मिलियन तक एक्सटेंड हो सकती है। प्लस जो प्रॉपर्टी है वो सीज हो जाएगी आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉपर्टी जो होगी वो आपकी सीज हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी थोड़ी रहेगी आपके पास। है ये, तो इसका ये मतलब नहीं कि 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, मैं 25% पेनल्टी वगैरह पे कर दूं, नहीं, वो जो प्रॉपर्टी है वो भी सीज हो सकती है। अच्छा, ये हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस उसने बता दिया, पनिशमेंट बता दी। तो आप लॉ को समझने की कोशिश ये करें कि लॉ ने सबसे पहले कहा कि भाई ये जो लॉ है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, ये आप सबके ऊपर अप्लाई होगा। सबके ऊपर मतलब पर्सन के ऊपर, पर्सन में हम सब आ गए, ठीक है। और उस जगह देखें, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे ना, जो पूरा पाकिस्तान पेनल कोड उसने छाप दिया है, उस जगह अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे ना तो ये पनिशमेंट है। हमने कहा ठीक है। अब बात ये है, आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। एक कानून बना है, कंपनीज एक्ट तो नहीं है ना कि एसईसी में बहुत सालों से पहले बना हुआ है कानून, नया कानून बना 2010 में, पहली बार ये कानून बना, तो आप करें क्या इस चीज के ऊपर, इसको कैसे लेके चलें। तो ये ओनरशिप किसने ली, ये ओनरशिप एसईसी पे ले, स्टेट बैंक ले, ये बाद में आएंगे। ये ओनरशिप किसने ली प्यारे बच्चों, ये ओनरशिप हमारे पास ली फेडरल गवर्नमेंट ने। सही है। ये फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे पास ओनरशिप ली। मुझे एक सेकंड है सिर्फ, मैं इसको पहले एक कॉपी कर लूं ताकि आपको हैंड आउट शेयर करने में आसानी रहे। अच्छा जी, तो ये कानून आया किसके ऊपर प्यारे बच्चों, ये कानून आया किसके ऊपर, ये कानून बनाने वाला कौन, ये फेडरल गवर्नमेंट से। ये फेडरल गवर्नमेंट ने, अगर अब फेडरल गवर्नमेंट खुद तो एक कोई बॉडी नहीं है ना, फेडरल गवर्नमेंट करेगी क्या, कोई कमेटी बनाएगी, कोई बॉडी बनाएगी। फेडरल गवर्नमेंट ने एनईसी बनाया, एनईसी का मतलब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई। सही है। इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ फंक्शंस हैं, सही है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे, डिटेल स्लाइड में पढ़ेंगे। 15 मिनट में मैं आपको सिखा रहा हूं कि कानून बनता कैसे है और इस ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग का स्ट्रक्चर क्या है। सही है।
और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहे तो वो मजीद कमेटी बना सकता है, मजीद सब कमेटीज बना सकता है। फॉर एग्जांपल बोर्ड की कमेटी बनती है, कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा बोर्ड की कमेटी बनती है, बोर्ड कमेटी चाहे तो मजीद सब कमेटीज बना सकता है, ऑडिट कमेटी बना सकता है, एचआर कमेटी बना सकता है, रिस्क मिटिगेशन कमेटी बना सकता है। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ फंक्शन है। सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सीक रिपोर्ट्स फ्रॉम एफएमयू, फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट। और कौन सी रिपोर्ट लेनी है? एसटीआर और सीटीआर, सही, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये दोनों क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ये होती है कि वो आपको याद होगा वो फालूदे वाला अकाउंट, सही है, वो ड्राइवर्स वाले अकाउंट, कि उसमें था क्या कि जी एक अच्छी खासी अरबों रुपए की अमाउंट आई थी और ड्राइवर के अकाउंट्स में वो गिर रही थी, एक स्पेसिफिक अमाउंट नीचे 100 अकाउंट्स में जाके गिरी थी, 2 दिन बाद कैश हो गई थी। तो अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किसको, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी को, अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आपको आती है तो आपने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को ये इन्फॉर्म करना है, सही है। अच्छा, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या है? अगर मैं आज बैठ के 40 लाख 50 लाख 25 लाख रुपए कैश विड्रॉल करूं या कैश डिपॉजिट करूं या 5-5 लाख करके कैश डिपॉजिट करूं, तो ये जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, एक स्पेसिफिक अमाउंट से अगर ज्यादा कैश डिपॉजिट हो रहा होगा या ज्यादा कैश में विड्रॉल कर रहा होगा तो ये कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आ जाएगी। ये भी आपने मॉनिटर करनी होगी। बस आप समझे ना यार कि मैं किसी को ये तो नहीं बोलूंगा ना यार मेरे अकाउंट में बैठ के मैंने किडनैपिंग करी है, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो एफआईए वाले आके पकड़ लेंगे मुझे। तो इसका मतलब ये है कि जी सारी ट्रांजैक्शन किस में होती है? कैश ट्रांजैक्शन में होती है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि मैं एनईसी तो बनाऊंगा, लेकिन एनईसी के अलावा मैं एक जनरल कमेटी भी बनाऊंगा, सही है, मैं एक जनरल कमेटी भी बनाऊंगा और जनरल कमेटी के भी कुछ फंक्शंस है, ठीक है, कुछ फंक्शंस वगैरह है, ठीक है, बड़ा ही माइक्रो लेवल पे आके वो काम करती है, एचआर से रिलेटेड काम कर लेगी, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम कर लेगी, बजट से रिलेटेड काम कर लेगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट से रिपोर्ट तलब कर सकती है कि मुझे एनालिसिस दो, रिपोर्ट्स दो और मुझे बताओ कि यार पूरे साल में या पूरे 3 महीने में 2 महीने में कितनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने फिर एक और यूनिट बनाया जिसका नाम है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी बैठ सकता है, किसी और प्लेस में बैठ सकता है, बिकॉज पैसा जब इन्वॉल्व है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा साइड में रखा हुआ है। इसके भी कुछ पावर एंड फंक्शंस है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसका जो सबसे जबरदस्त पावर एंड फंक्शन है वो क्या है? टू रिसीव suspicious transaction report and currency transaction report from reporting entities। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। पहला कानून आया, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से एनुअल रिपोर्ट्स लेगी, एनालिसिस लेगी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की और कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बनाना पड़ेगा, तो एफएमयू बन गया। एफएमयू के पावर एंड फंक्शन में ये कहा कि जी आपके पास ये पावर है, आपका ये फंक्शन है कि आप रिपोर्टिंग एंटिटी से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तलब करेंगे। मैं आपसे एक बात करता हूं, मैं एक बैंक में बैठा हूं, मैंने एक बैंक खोला हुआ है और मेरे ऊपर ये कानून आ जाता है कि भाई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है आपने, तो भाई किसको रिपोर्ट करनी है, सही, और कैसे रिपोर्ट करनी है, किस फॉर्मेट में रिपोर्ट करनी है? तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, सही है। किससे करेगी? रिपोर्टिंग एंटिटी से करेगी। रिपोर्टिंग एंटिटी में प्यारे बच्चों 2 आ जाते हैं मेरे पास। एक मेरे पास आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमें पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, जो लैंड करे, जो लीजिंग दे, जो मनी ट्रांसफर करे, जो गारंटीज दे। और एक आ जाते हैं डीएनएफबीपी। डीएनएफबीपी क्या है? डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, सही है, बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, फॉर एग्जाम्पल बिल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलर्स, फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट प्रोफेशन, हम भी शामिल इसमें, हु कैरी आउट ट्रांजैक्शन फॉर देयर क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर, सही है। तो ये जो लोग हैं जो क्लाइंट के बिहाफ पे काम करते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, सही है। तो इन दोनों के ऊपर रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग साइड के ऊपर भी, एनबीएफसीज के ऊपर भी, इंश्योरेंस के ऊपर भी, लीजिंग हाउस के ऊपर भी, सऊदी पाक लीजिंग कंपनी के ऊपर भी, और ज्वेलर्स के ऊपर भी, और बहरिया फाउंडेशन के ऊपर भी, और डीएचए फाउंडेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आपने जमा करवानी है। किसको जमा करानी है? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डीएचए जाता हूँ या मैं बहरिया जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार 5 करोड़ रुपए का मुझे आपका ये प्लॉट चाहिए, सही है, वो कहते हैं ठीक है, मैं 5 करोड़ रुपए का कैश लाके देता हूँ उसको। तो यार एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीड कर रही है, 5 करोड़ का कैश मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास बैंकिंग चैनल से नहीं आया, तो ये मेरा व्हाइट मनी नहीं है, सही है। तो इसका मतलब है उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को। या बैंक में आप अब आज बैंक में आप जाएं
और 40 लाख रुपए का कैश आप डिपॉजिट करें। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जो लिमिट है वो 2 मिलियन है, सही है। एक दिन में अगर आपने 20 लाख रुपए का कैश जमा कराया, वो फौरन से ऊपर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को रिपोर्ट कर देगा कि भाई मुझे एक कैश ट्रांजैक्शन इस सर्टेन अमाउंट से एक्सीड हो रही है, सही है। या फॉर एग्जाम्पल मैं 5-5 लाख के 10 चेक जमा कराऊं या 10 चेक विड्रॉल कराऊं, तो अगर सामने वाले बैंक को या लीजिंग कंपनी को किसी को भी लगता है कि यार ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो उसने रिपोर्ट करना होगा। किसको रिपोर्ट करना होगा प्यारे बच्चों? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को। अच्छा, जब फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट के पास ये ट्रांजैक्शन आएगी तो इसका मतलब है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, इसका मतलब है इनको भी रिपोर्ट करना है बच्चों और इनको भी रिपोर्ट करना है, सही है। जब इन दोनों को रिपोर्ट करना है तो इसका मतलब है हमारे पास एक अगला सेक्शन आ गया, AML CFT रेगुलेटरी अथॉरिटी, सही है। AML CFT ये रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है, रेगुलेटेड अथॉरिटी है। स्केड्यूल में इसको डिफाइन किया गया कि दो किस्म की होंगी, एक तो रेगुलेटर्स होंगे और एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होंगी, सही है। रेगुलेटर हमारे पास कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। रेगुलेटर हमारे पास कौन है? SECP। रेगुलेटर हमारे पास कौन है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कौन है? जिसके ऊपर कोई बॉडी नहीं बैठी, वो खुद चलती है। कौन? ICAP हमारी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ICMAP पाकिस्तान बार काउंसिल। इन दोनों को भी अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे जो अकाउंटेंट है प्यारे बच्चों, ये कहां फॉल करता होगा? मुझे बताइए, अकाउंटेंट क्या स्टेट बैंक, SECP, FBI इधर फॉल करता होगा? नहीं। कहां फॉल करता होगा? ICAP में फॉल करता होगा। ये जो लॉयर लिखा हुआ आ रहा है, ये कहां फॉल करता होगा? ये लॉयर लिखा हुआ आ रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल में फॉल करता होगा। अच्छा, ये जो एक्सेप्टेंस और लेंडिंग और डिपॉजिट वाली सारी चीजें थी प्यारे बच्चों, ये कहां फॉल करता होगा? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फॉल करता होगा। लेकिन अगर आप लीजिंग हाउस से NBFC में पढ़ाया था तो ये कहां फॉल करता होगा? ये SECP में फॉल करता होगा। तो इसका मतलब है कि नीचे कंपनीज पे ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है, लेकिन कंपनीज के ऊपर एक माई बाप बैठा हुआ होगा, कोई रेगुलेटर बैठा हुआ होगा। तो एक सेक्शन उनका भी बता दिया कि भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है, लाइसेंसिंग और लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाइसेंस दे रहे हैं, अगर आप किसी लॉयर को लाइसेंस दे रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी को लाइसेंस दे रहे हैं, अगर आप किसी NBFC को लाइसेंस दे रहे हैं, याद रखिएगा NBFC में हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन पढ़े थे प्यारे बच्चों, याद होगा आपको। कोई भी आप बंदे से अकाउंट नहीं खुलवा सकते जब तक आप उसका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ना कर लें, जब तक आप उसका नो योर कस्टमर ना कर लें, जब तक आपको पता ना हो कि पैसा वहां से आ कहां से रहा है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम का है। NBFC पढ़ाते भी आपको। तो इसका मतलब है इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जिसमें सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी आ गई और रेगुलेटर्स भी आ गए, उनको यह कहा गया है कि जी आप चाहें तो उनकी रजिस्ट्रेशन में कोई लाइसेंसिंग कंडीशन भी लगा सकते हैं, आप उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं, आप रेगुलेशन डायरेक्शन भी दे सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, आप रेगुलेशन और डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गाइडलाइन इशू करी है सारे बैंकों के लिए, SECP ने भी एक एक्ट इशू करा हुआ है, SECP ने भी एक रेगुलेशन इशू करी हुई है प्यारे बच्चों, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। SECP ने भी हमारे पास एक रेगुलेशन इशू करी है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। वो क्या है हमारे पास? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेशन 2020 का। यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो इसको बड़ा हमने गौर से देखना है कि जहां रेगुलेशन है तो इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट ने कहा मैंने कमेटी बनाई है, सही है, मैंने एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बना दिया, आपने ही तो उनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनानी है। तो उसने कहा कि यार कहां फॉल करेगी? सही, एक तो रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर के अंदर इतनी सारी कंपनीज आ रही है, उसने कहा जी आप कंडीशन इंपोज करें, आप सेक्शन लगाएं, आप रेगुलेशंस दें, आप डायरेक्शंस दें। और उसने कहा जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, कल को इंशाल्लाह आप मेंबर बन जाएंगे तो आपके पास ICAP से दिन में कोई 4 बार या 5 बार ईमेल आती रहेगी कि भाई ये तालिबान का अकाउंट है, ये ओसामा बिन लादेन का अकाउंट है, ये वो अकाउंट है, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको क्या कहते हैं FATF में डाला हुआ है, इसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, इसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। काइंडली इन अकाउंट्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन या इनके स्पॉन्सर के साथ या इनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन आप ना करिएगा। ICAP भी AML एक्ट के अंदर फॉल कर जाता है, तभी ICAP अपने मेंबर्स को ये सारी ईमेल्स वगैरह इशू कर रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब है अगर एक बैंक ने अच्छा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पर करेंसी ट्रांजैक्शन कौन बताएगा? बैंक भी बता सकता है, सऊदी बैंक लीजिंग कंपनी बता सकता है, NBFC भी बता सकती है, हमारे पास ज्वेलर्स भी बता सकते हैं, रियल एस्टेट भी बता सकते हैं, किसी न किसी एक्ट या रेगुलेशन तहत तो बनी होगी, सही है। जब वो उसको बताएंगे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को, तो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट क्या करेगा? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट फौरन से इन सारी चीजों को किसको फॉरवर्ड कर देगा? प्यारे बच्चों, फौरन से सारी चीजें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा। अगर आपको याद हो पाकिस्तान में एक चीज चली थी कि जी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसने ये
जो हमारी एक मॉडल थी जो पैसा लेके एयरपोर्ट से बाहर जा रही थी और पकड़ी गई थी, तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको मार दिया गया था, आपको अगर याद हो, या उसने खुदकुशी कर ली थी, ऐसा कोई सीन हुआ था। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा तो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के पास नीचे से चीजें आएंगी, बैंक से, एससीसीपी से, कंपनी से, इन सबसे चीजें इनके पास। इसने आगे किसको फॉरवर्ड करी? इसने आगे फॉरवर्ड करी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जब चाहे आपसे कह सकता है कि चलो बेटा शाबाश, मुझे रिपोर्ट्स दो, स्टेट्स दो, एनालिटिक्स दो, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास क्या राइट्स है प्यारे बच्चों? वो आपके रिकॉर्ड सीज कर सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, वो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है, वो आपके खिलाफ क्या कहते हैं इंक्वायरीज कर सकता है, वो ये सारे काम इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। आपकी प्रॉपर्टी जो सीज कर लेगा वो फेडरल गवर्नमेंट को कर देगा, वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकता है, वो उसके अगर उसके पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी के पास जाके सर्वे भी कर सकता है, वो सर्च एंड सीज भी कर सकता है, वो पर्सन को भी सर्च कर सकता है जो बेनिफिशियल ओनर होगा, वो प्रॉपर्टी को रिटेन भी कर सकता है, वो रिकॉर्ड भी कर सकता है, और फिर कुछ हमारे पास जुरिसडिक्शन के सेक्शन आ जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। अब इसको स्ट्रक्चर क्लियर है तो अब थोड़ा सा पढ़ने में मजा आएगा, और कोशिश करनी है कि हमने उसको कुछ इसी तरीके से पढ़ना है, और उसको अब प्यारे बच्चों एक्ट और रेगुलेशन दोनों को हमने इंशाल्लाह क्विकली रीड करना है प्यारे बच्चों। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, पहले मुझे एक काम करने थे, मैं उसको भी कॉपी कर लूं ताकि हैंड आउट शेयर करते हुए आपको मुझे थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, चले आजा। चले जी, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सही है। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी इज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्वायर, कंसील, होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ थर्ड पर्सन, पार्टिसिपेट, सही है। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 to 10 years एंड फाइन ₹25 million, एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी फाइन में एक्सटेंड टू ₹100 million इन द केस ऑफ लीगल पर्सन। ये हमने फौरन से क्विकली गो थ्रू कर लिया था। प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं, प्रॉपर्टी के अंदर आप डेफिनेशन देखेंगे इसके अंदर सब शामिल हो जाता है। मींस रिगार्डलेस ऑफ हु होल्ड्स और हैज हेल्ड द प्रॉपर्टी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये है, सही है। And property used or intended to be used in commission of the offense of money laundering, a predicate offense or a foreign serious offense, सही है। Means predicate offense means an offense specified in Schedule 1 to this Act, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड वगैरह हर एक चीज वहां पे शामिल कर दी गई है, सही है। लीगल पर्सन की डेफिनेशन प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं। अब करेगी क्या? मेरी बात सुनिएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? फेडरल गवर्नमेंट सबसे पहले एक कमेटी बनाएगी, इसका नाम क्या है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। फेडरल गवर्नमेंट shall constitute the committee consist of members। मेंबर्स भी कौन से? स्केड्यूल में बताए गए सारे मेंबर्स, मेंबर्स भी स्केड्यूल में प्यारे बच्चों बताए गए, सही है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, शो कर देता हूं। हमारे पास मेंबर्स क्या है? मिनिस्टर फॉर द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी shall comprise the following members: Minister for Finance, Minister for Law, Minister for Foreign Affairs, Minister for Interior, Minister for Economic Affairs, अब गवर्नर एसबीपी, चेयरमैन एससीसीपी, डायरेक्टर जनरल। अब आपको खुद पता है प्यारे बच्चों ये लोग तो काम नहीं करेंगे ना, ये लोग तो मैक्रो लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। तो इनकी क्या जिम्मेदारी है भाई? इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल होल्ड मीटिंग ट्वाइस अ ईयर एंड रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन: मेक रिकमेंडेशन टू फेडरल गवर्नमेंट। एक कमेटी बनाई गई है जो कि फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी। लाइक आपको याद हो कोविड भी जब आया था तो एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करते थे, सही है। टू मेक रूल्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, AML एक्ट, एंड फ्रेमिंग द नेशनल पॉलिसी, to make rules for determination of offense that may be considered predicate offense, seek report from the competent authorities। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। seek report from, ये सुनिएगा मेरी बात को, seek report from competent authorities including annual report containing the overall analysis of the STR and NTR, सही है। और अगर आप देखें तो आपको यही कुछ चीजें यहां पे दिखेंगी। After analyzing, disseminate to the concerned investigation or prosecution agency and thereafter request feedback in the form of periodic reports or statistics, सही है। तो ये किसके पावर एंड फंक्शन है? ये FMU के पावर एंड फंक्शन है। अच्छा जी, NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कंस्टिट्यूट वन और मोर, मे का वर्ड लिखा हुआ है, सही है प्यारे बच्चों, मे का वर्ड लिखा हुआ है। मे कंस्टिट्यूट वन और मोर सब कमेटी टू असाइन एंड डेलीगेट फेडरल गवर्नमेंट टू असाइन एंड डेलीगेट FG shall
FG shall constitute general meeting, constitute the general committee, shall का वर्ड लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, consist of members as mentioned in schedule 3 of this act which perform function। तो schedule 3 में भी सारे के सारे members बताए गए ये members होंगे, सही है। अच्छा, competent authority means regulator, oversight bodies for SRB, the financial monitoring unit। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा था कि आपने किसको फॉरवर्ड करना है, आपने किसको फॉरवर्ड करना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करना है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज में ये सारी चीजें भी प्यारे बच्चों शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब नेशनल, अब सुनिएगा मेरी बात को, लिखा हुआ क्या, सीक रिपोर्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन में कौन आ गया, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। तो एफएमयू तो बना ही नहीं था, तो जब लॉ बनाया गया तो फौरन से द फेडरल गवर्नमेंट shall establish FMU, the federal government shall establish FMU which shall be housed in SBP or at any other place in Pakistan. FMU shall have independent decision making authority. The FG in consultation with the SBP shall appoint a director general who shall be a financial sector specialist to head FMU. He shall exercise all power एंड फंक्शन क्या है भाई, रिसीव, सुनिएगा, रिसीव सीटीआर एंड एसटीआर फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटीज। क्या थी रिपोर्टिंग एंटिटीज भाई, दो थी, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था और वो डीएमएफडीपी का था, नॉन डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल प्रोफेशनल वाले थे, जिसके अंदर ज्वेलर्स वगैरह सारे, उनसे रिपोर्ट रिसीव करनी है, सही है। रिपोर्ट रिसीव करने के बाद उसका एक डेटाबेस मेंटेन करना है और क्या कहते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ऐसे कोई सेमिनार या इवेंट्स होते हैं तो वहां जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। ये एफएमयू का काम है। अगेन प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज लेके बैठ जाऊंगा, और वो चीज ये है, रिसीव सीटीआर एंड एसटीआर। यहां पे क्या लिखा था, सीक रिपोर्ट फ्रॉम एफएमयू। एफएमयू कहता है रिसीव, तो ये सीटीआर एसटीआर किससे रिसीव करेगा, रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो इसका मतलब है जहां मेरे पास सेक्शन 6 खत्म हुआ, अगला सेक्शन कौन सा आ गया, प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन बाय द रिपोर्टिंग एंटिटीज। मैं आपको वापस बता दूं प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग एंटिटीज में कौन थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था मेरे पास, और दूसरी साइड पे मेरे पास कौन थे, जो मेरे पास लॉयर्स थे, जो मेरे पास अकाउंटेंट्स थे, जो मेरे पास ज्वेलर्स थे, जो मेरे पास रियल एस्टेट थे, जो मेरे पास बिल्डर थे, सही है जी। अच्छा, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, ये सारे के सारे, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फाइल विद एफएमयू promptly to the extent and in the manner prescribed by FMU STR if it has reason that उसने suspicious transaction report FMU को रिपोर्ट करनी है। कब, अगर उसके पास ये रीजन है कि ये जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ये इलीगल एक्टिविटी से ड्राइव हो रहा है, ये डिजाइन किया गया है टू इवेट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। लाइक करेंसी ट्रांजैक्शन, सीटीआर की रिक्वायरमेंट है 2 मिलियन, अगर एक दिन में आप 2 मिलियन से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो रिपोर्ट हो जाएगी। तो आप और मैं क्या करेंगे, मुझे बताए ना, आप और मैं क्या करेंगे, मैं 2-2 लाख के 10 चेक बना लूंगा, सही है, और ओवर द टाइम कर लूंगा, डिफरेंट अकाउंट्स में कर लूंगा, वहां से अकाउंट से कहीं और ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी भी कोई डिजाइन टू इवेट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट है, वो भी इसके अंदर फॉल कर जाएगा। हैज नो अपैरेंट लॉफुल पर्पस आफ्टर एग्जामिनिंग द अवेलेबल फैक्ट्स इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड एंड पॉसिबल पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन की कोई सेंस नहीं बन रही, कोई रैशनल नहीं बन रहा। यार एक अकाउंट खुला, अकाउंट खुलने के बाद मैंने उसका एनआईसी देखा, आगे हम जाके पढ़ेंगे जब हम कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा भाई अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं, उसने कहा भाई मेरी सैलरी वगैरह आती है, सही है, या मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मैंने अकाउंट खुलवाना है, सही है। कोई बिजनेस वगैरह करते हो, कोई बिजनेस नहीं करता, अचानक से उस अकाउंट में प्यारे बच्चों अगर 50 मिलियन आके घिर जाए तो आप क्या करेंगे, मुझे पता है। आप कहेंगे यार मेरे पास जो अवेलेबल फैक्ट्स है उससे तो ये लग रहा है कि यार ये तो एक इंडिविजुअल था, ये तो एक एम्प्लॉय था, इसका तो कोई बिजनेस नहीं था, इससे तो मुझसे एक इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाया था, और अचानक से 50 मिलियन आ गए, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को बताएगा कि ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है प्यारे बच्चों, सही है। उसके बाद एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल कीप एंड मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एसटीआर एंड सीटीआर फाइल्ड बाय इट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 years आफ्टर द रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, तो इसका मतलब है अब रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आई कि आपने एफएमयू को जमा कराना है, सही है। एफएमयू आगे किसको जमा कराएगा प्यारे बच्चों, एफएमयू आगे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को जमा कराएगा, सही है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी किसने बनाई है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से कानून बनते हैं, इस तरीके से डिपार्टमेंट बनते हैं, इस तरीके से सेक्शंस बनते हैं, इस तरीके से एक्ट बनता है। एएमएल का एक्ट एक ही होगा। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने बैंकिंग
अपने बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक चीज लेके आना है तो वो एक्ट के थ्रू लेके नहीं आएगा, वो रेगुलेशन के थ्रू लेके आएगा। सही है, उस रेगुलेशन में कुछ बातें लिखी होंगी जिसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तो वो मजीद कोई सर्कुलर या रूल्स देगा, जो कि एससीसीपी ने करा कि एससीसीपी ने अपनी कंपनीज के लिए जो हर वो कंपनी या हर वो पर्सन जो कि एससीसीपी के एम्बिट में फॉल करता है उसके लिए एक रेगुलेशन इजाद कर दी 2020 में। अच्छा जी, कंडक्टिंग द सीडीडी। सही है, अगली रिक्वायरमेंट मेरे पास आ गई, कंडक्टिंग द सीडीडी। इसका सीडीडी का मतलब है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ये जो मैंने अभी आपसे लास्ट एग्जांपल डिस्कस करी कि भाई ये तो इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय करता है, यूसुफ आदिम एम्प्लॉयमेंट पे है, ठीक है, मंथली सैलरी 3-4 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए होती होगी, तो अवेल तो इसका मतलब ये पता कैसे चलेगा आपको? कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। प्यारे बच्चों, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी shall conduct CDD in the manner as may be prescribed and in accordance with the provision of this act in the following matter: entering into a business relationship। CDD कंडक्ट कब करना है? जब आप किसी बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर होने जा रहे हो। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, जब आप बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर होने जा रहे हो। क्या मतलब इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो बैंक ने सीडीडी करना है। सही है, अगर आप एक लीजिंग कंपनी से लोन लेने जा रहे हो आपने लीजिंग कंपनी ने सीडीडी करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो आपने सीडीडी करना है। आपको याद होगा मैं पढ़ा था कि आप कैश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमेशा बैंकिंग चैनल से होगी। एनबीएफसी में हमने पढ़ा भी था प्यारे बच्चों। सही है, इवन अगर आपके क्लाइंट भी एज एन ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहे होते तो मैं और आप जानते हैं कि हम उसका पूरा मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को असेस करते हैं, दो शायद गवर्नेंस कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, इन सारे फैक्टर्स को हम असेस कर रहे होते हैं। सही है, 2-3 बहुत बड़े नाम बीच में आए थे जिनके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हुए थे, और अगर आप देखें तो बहुत से ऑडिट फर्म्स ने उनका ऑडिट करने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? इन एक्ट्स और रेगुलेशन की वजह से। सही है, तो सीडीडी हमें कंडक्ट करना होता है। Conducting an occasional transaction above the prescribed threshold when there is a suspicious of money laundering or terrorist financing where there are doubts about the veracity of the adequacy or previously obtained data। सही है, वही वाली बात जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि एम्प्लॉय था और 2-3 लाख रुपए सैलरी थी और 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हर कंपनी ने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना। ये पहला, जब तक आप अपने कस्टमर को नहीं जानेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है कि नहीं है। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल identify the customer and verify the customer identity on the basis of documents, date और information obtained from all reliable and independent source। independent source में आपके पास नादरा भी आ जाता है। सही है, independent source में आपके पास एफबीआर भी आ जाता है। तभी अगर आप देखें तो आप जब बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे वो आपका थंबनेल वगैरह लेगा, आपके सीएनआईसी को, आपके डिटेल्स को वहां से इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई कर रहा होगा। ठीक हो गया जी। आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर। देखें, अगर मैं आप अपने चौकीदार के नाम पे अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं या फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपनी बनाने जा रहे हो और आप कंपनी में ऐसी 4-5 डायरेक्टर्स रख देते हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर आप हैं या उस अकाउंट का अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर आप हैं। ये बड़ा जरूरी है। तो आईक्यू में हमने जॉइंट अकाउंट खुलाया था आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के नाम से, लेकिन मुझे और सर आईक्यू को अपना एनआईसी अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ी थी। बैंक उसके बगैर आपको अकाउंट खोलने देगा ही नहीं। आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर एंड टेक रीजनेबल मेजर टू वेरीफाई द बेनिफिशियल ओनर्स आइडेंटिटी, एनआईसी वगैरह, on the basis of documents, data, information obtained from reliable source। सही है, understand and appropriate obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship। के भाई आपने खुलवाया अकाउंट ये या आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो आपका बिजनेस क्या। सही है, मॉनिटर द बिजनेस रिलेशनशिप ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा, तो ये हो गया कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के भाई आपने कस्टमर डिलिजेंस करना है। ये कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एक्ट में भी लिखा हुआ है, और अगर वो लोग जो एससीसीपी के ज़मीरे में फॉल करते हैं उनके ऊपर रेगुलेशन भी अप्लाई हो जाएगी, और रेगुलेशन में ठीक ठाक चीजें बताई गई हैं अबाउट द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं उसको भी। ठीक है जी। अच्छा, रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी। मैं कहता हूं यार कि मेरी तो ये एक्सपर्टीज नहीं है और मेरे लोग भी जो है काम करते हैं वो अजीब है। मैं थर्ड पार्टी की सर्विस ले रहा हूं, तो a reporting entity may rely on the third party to perform CDD in the manner as may be prescribed। कहाँ प्रिस्क्राइब किया हुआ है थोड़ी देर में आपको मैं इसको लिंक करके बता दूंगा। वैसे कहाँ किया हुआ है, अगर आप एससीसीपी के ज़मीरे में फॉल करते हो तो रेगुलेशन में इसको बताया गया है, थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। सही है, रिकॉर्ड कीपिंग। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years। सही है, इनएबिलिटी टू कंप्लीट सीडीडी। अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस अपना अकाउंट खुलवाने जा रहा है, वो लोग कहते हैं भाई अकाउंट आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के पीछे कौन है। सही है, और क्या कहते हैं मैं और सर एमक्यू, ठीक है, एनआईसी ला के दो, पार्टनरशिप डीड ला के दो। और अगर वो चीज फॉर एग्जांपल हम प्रोवाइड नहीं करते तो वी आर रिपोर्टिंग एंटिटी इज अनएबल टू कंप्लीट द सीडीडी रिक्वायरमेंट, इट शैल नॉट ओपन द अकाउंट, commence business relation or perform the transaction, or shall terminate the business relation if any, and shall promptly consider filing a suspicious transaction report।
ये बड़ा जरूरी है, सही है। मैं इंफॉर्मेशन लेके गया, उसने मुझे कहा एनआईसी दो, पीछे ऑनर कौन दो, बैंक वालों को मैंने सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करी, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो एफएमयू को नहीं बताएगा। अब तो ज्यादा डाउट क्रिएट हो गया कि जहां मैं उससे चीजें मांग रहा हूं वो छुपा रहा है, तो संभल में कोई चोर है। उसने फौरन से एफएमयू को प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो बिजनेस रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ नहीं कर सकता, सही है। नो रिपोर्टिंग एंटिटी शैल एंटर इनटू अ बिजनेस रिलेशनशिप और कंडक्ट एनी ट्रांजैक्शन विद अ कस्टमर हु इज एनोनिमस और प्रोवाइड्स अ फिक्टिशियस नेम। रिस्क, अब ये सुनिएगा मेरी बात को, अब जो आपको लाइन से दिख रहा है यहाँ पे 7E, ये जितनी भी 7 की बातें आपको लिख रही हैं प्यारे बच्चों, मैं स्पेशली आपको बता दूं, ये 7 का पूरा जो सेक्शन है 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, ये सारे के सारे 2020 के एक्ट में, ये 2010 का एक्ट है लेकिन 2020 में अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट क्यों आई थी, क्या लॉजिक थी, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। आपने करना क्या, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल take appropriate step to identify, assess and understand the risk to which its business is subject, compliance program, policies and procedure। अब आपको अगर मैं थोड़ी सी एक बात करूं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सही है। फिर एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बनाया, सही है। फिर उसने कहा फेडरल गवर्नमेंट ने कि भाई मैं तो वैसे कितने सालों पहले एसईसीपी को इजाद कर चुकी हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इजाद कर चुकी हूँ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इजाद कर चुकी हूँ, सही है। और इनके अंदर बहुत सारी चीजें आती होंगी, लाइक से HBL यहाँ फॉल करता होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सऊदी पाक लीजिंग कंपनी यहाँ फॉल करता होगा, फॉर एग्जांपल PNG यहाँ फॉल करता होगा, फॉर एग्जांपल जिलेट यहाँ फॉल करता होगा, फॉर एग्जांपल NBP के म्यूचुअल फंड्स यहाँ फॉल करते होंगे, सही है। ये जो मैंने चीजें लिखी हुई है, या फेडरल गवर्नमेंट ने बोला मैंने तो बहुत पहले आईकैप ऑर्डिनेंस बनाया था, तो आईकैप एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, तो आईकैप यहाँ फॉल करता होगा। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा ये सारे के सारे क्या है, ये रिपोर्टिंग एंटिटीज है, सही है। इसका मतलब है कानून जो असल, अगर मैं एक पर्सन हूं, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं एक पर्सन हूं, सही है, अगर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, मैं यहाँ पे जाके भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाके भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाके कैसे, मतलब लेट्स से मैंने ऑडिट फर्म वगैरह में टैक्स इवेजन वगैरह ये सारी चीजें, सही है। मेरे पास ये 3 रास्ते हैं, तो इसका मतलब है पर्सन आएगा तो इधर ही, इनमें ही किसी के पास आएगा, इनमें ही किसी के पास आएगा। जब इनमें ही किसी के पास आएगा तो बड़ा जरूरी है कि ये लोग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करें, ये लोग रिस्क असेसमेंट करें, ये लोग रिस्क असेस करके छोड़ ना दें, ये तो रिस्क मिटिगेट करें, थोड़ा बहुत ऑडिट पढ़ा रहा हूं, सही है। लोग रिस्क करके असेस ना करें, लोग तो रिस्क मिटिगेट करें, और सिर्फ रिस्क मिटिगेट ना करें बल्कि रिस्क मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स चाहिए, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करें और इन कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग करें। ये सारे 7 के सेक्शन जो आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सारे 7 के सेक्शन इस तरीके से चीजें चल रही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस कुछ इतनी प्रोवाइड नहीं करी है, क्यों गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी? उसने कहा यार मुझे क्या पता ये जो HBL है यहाँ पे CDD कैसे होती होगी, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट क्या होगी, सही है, बिकॉज ये तो बैंक है। और मुझे नहीं पता PNG की जो रिस्क असेसमेंट होगी, PNG में जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो HBL में हो, HBL में डिफरेंट तरीके से होगी और आईकैप में तो और ही डिफरेंट तरीके से होगी। तो उन्होंने अपने नीचे रेगुलेटरी बॉडीज को कह दिया कि भाई मैं आपको राइट देता हूं, फंक्शन है आपका। आईकैप ऑर्डिनेंस अगर आप देखेंगे, ऑर्डिनेंस में नहीं लिखा हुआ, आईकैप को जो बाई लॉज आप देखेंगे वहां नहीं लिखा हुआ AML का वर्ड, लेकिन जहां AML एक्ट 2010 आया उसने फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने ही आईकैप बाई लॉज बनाए थे, मैंने ही आईकैप ऑर्डिनेंस बनाया था, मैं आपको ये पावर दे रहा हूं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्ट और रेगुलेशन बना सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर आप कंपनीज एक्ट 2017 देखेंगे या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अगर आप बैंकिंग ऑर्डिनेंस बैंकिंग ऑर्डिनेंस कितना पुराना, 1962 का है, एक्ट 2010 में आया हुआ है, सही है। तो वहां तो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ जिक्र नहीं हुआ होगा, लेकिन उसने क्या बोला कि मैं स्टेट बैंक को पावर देता हूं कि अगर आपने चाहना है रेगुलेशन, रूल्स, डायरेक्शंस वगैरह बनानी तो आप बनाए। क्यों? बिकॉज आप अपने सेक्टर को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जब आप अपने सेक्टर को ज्यादा अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा कि आपके सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से हो सकती है, कैसे अकाउंट खुलवाते हुए। मैं म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवा रहा हूं, इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, मैं बैंक में अकाउंट खुलवा रहा हूं, इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, मैं आईकैप से प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेने जा रहा हूं, ऑडिट फर्म खुलवाने जा रहा हूं, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी प्यारे बच्चों। मैं एक कंपनी बनाने जा रहा हूं, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, मैं एक NPO खोलने जा रहा हूं, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो यहां तक बात समझ आती है हमें, सही है। तो इसका मतलब है अब जो हमारे पास प्यारे बच्चों अच्छा जी, तो ये सारी बातें कंप्लायंस प्रोग्राम, रिस्क अंडरस्टैंडिंग। तो भाई कैसे करें रिस्क अंडरस्टैंडिंग, क्या करें?
प्यारे बच्चों स्टेट बैंक ने अपने बैंकों के लिए अलग बताया है। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेशन 2020। सही है, तो इसमें पहला सेक्शन रेगुलेशन और पहली रेगुलेशन कौन सी बताए, रिस्क असेसमेंट की। ये कहां से लिंक हो रहा है रिस्क असेसमेंट, जो एक्ट में रिस्क अंडरस्टैंडिंग का वर्ड लिखा हुआ था। सही है, अच्छा तो इसका मतलब है द रेगुलेटेड पर्सन शैल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इन अकॉर्डेंस विद, अच्छा एक सेकंड, रेगुलेटेड पर्सन कौन है मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलेटेड पर्सन कौन है, मींस सिक्योरिटीज ब्रोकर, फ्यूचर ब्रोकर्स, इंश्योरर्स, तकाफुल ऑपरेटर्स, एनबीएफसीज एंड मुदारबा रेगुलेटेड बाय एसईसीबी अंडर द एडमिनिस्ट्रेड लेजिस्लेशन। पीएनजी जिलेट यहाँ पे फॉल नहीं करेगा। क्यों फॉल नहीं करेगा, बिकॉज पीएनजी कस्टमर को सेल करता है, कस्टमर को साबुन बेचने के लिए उसका एनआईसी तो नहीं लेगा। सही है, जिलेट अगर शेविंग क्रीम बेचता है तो कस्टमर को शेविंग क्रीम बेचते हुए एनआईसी नहीं लेगा, तो इनको नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पे रेगुलेटेड पर्सन में उसने कहा कि जी ये जो मेरा रेगुलेशन है ये इनके ऊपर अप्लाई होगा। अगर ये रेगुलेटेड पर्सन का वर्ड यूज नहीं करता और एसईसीपी एक रेगुलेशन ऐड करता है, इसका मतलब पीएनजी जिलेट, तो भाई पीएनजी जिलेट अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज को, तो कंप्लाई नहीं कर सकते। तो कानून प्यारे बच्चों इस तरीके से बनता है, तभी एक डेफिनेशन इस तरीके से इंसर्ट हो रही होती है। सही है जी, अच्छा जी, तो इसका मतलब उसने कहा क्या, उसने कहा भाई रिस्क असेसमेंट करनी है। कैसे रिस्क असेसमेंट, द रेगुलेटेड पर्सन शैल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 7F ऑफ द एएमएल एक्ट। बच्चों समझ आ रही है बात, अच्छा, टू आइडेंटिफाई असेस, थोड़ा बहुत वही ऑडिट अगर पढ़ा हुआ तो टू आइडेंटिफाई असेस एंड अंडरस्टैंड इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क फॉर कस्टमर, countries or geographic areas and product service transaction or delivery channels. The regulated person shall document their risk assessment, consider all the relevant risk factor, अगर एडवांस ऑडिट पढ़ाओ प्यारे उसे थोड़ा समझ आ रहा होगा, keep their risk assessment up to date, categorize their own overall entity level risk as high, medium और low best। आप अब बैंक अपने सारे कस्टमर को हाईलाइट करें कि ये लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है, ये हाई रिस्क है, और हैव एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिस्क असेसमेंट। सही है, उसके बाद जब रिस्क असेसमेंट कर ली तो भाई रिस्क असेसमेंट करके छोड़ना थोड़ी, जब रिस्क है तो उसको रिस्क मिटिगेट करना है। तो रिस्क मिटिगेट करने के लिए आपने कुछ ये एक्शंस प्यारे बच्चों लेने होंगे, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, मॉनिटरिंग है, ऑथराइजेशन है, अप्रूवल है। मैं इनको रीड नहीं कर रहा, बड़े आसान है। सही है, लेकिन नोट्स के अंदर सारे शामिल है। सही है, अच्छा जी, उसके बाद अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं तो समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चों, जो रिस्क असेसमेंट करी थी वो तो पुराने प्रोडक्ट की थी, अब अगर आप न्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको वापस से ये सारे काम करने होंगे, रिस्क असेसमेंट करनी होगी। ठीक है जी, अगली चीज मेरी बात सुनिएगा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अगला सेक्शन, सेक्शन 8। तो सेक्शन अभी कौन सा सेक्शन पढ़ा हमने, 4, 5, 6 था नहीं, 7, और अब हम 8 पे आ गए। 8 पे अगर हम आए तो किस चीज के ऊपर आ गए, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्यारे बच्चों, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस अगर आप थोड़ी देर पहले देखें तो हमने कहीं पढ़ा था प्यारे बच्चों इसको, कंडक्टिंग सीडीडी, यहाँ पे खत्म हो रहा है, कंडक्टिंग सीडीडी एक्ट पे यहाँ पे खत्म हो रहा है। एसईसीपी ने रेगुलेटेड पर्सन के लिए सारा प्रोसीजर बता दिया है कि आपने इस तरीके से कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है। कैसे करनी है, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। The regulated person shall conduct CDD in the circumstances and the matters set out in 7AI and 7E of the AML Act। अभी थोड़ी देर पहले आपको लिंक करवाया वहां से। For the purpose of conducting CDD as required under 7A2 of the AML Act, every regulator shall comply with the section 9 to 25 of this regulation। नीचे जितने रेगुलेशन आ रहे हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है, वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड। इसका मतलब है अगर पेपर में सवाल आता है कि एक बैंक में कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कैसे होनी चाहिए, तो आंसर एएमएल एक्ट से होगा सिर्फ। लेकिन अगर सवाल आता है कि एक एनबीएफसी या मुदारबा में किस तरीके से कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगी, तो आंसर एएमएल एक्ट से भी होगा। और एएमएल की रेगुलेशन जो एससीसीपी ने करी है, बिकॉज ये मुदारबा, ये एनबीएफसी, ये हमारी किसमें फॉल कर जाती है प्यारे बच्चों, ये फॉल कर जाएंगे हमारी रेगुलेटेड पर्सन के ऊपर। खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा जी, द रेगुलेटेड पर्सन शैल, इसको मैं क्विकली रीड कर रहा हूँ, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं। मतलब अगर आप एक मुदारबा के पास जा रहे हैं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं, अगर आप एक अकाउंट, मतलब होगा क्या, उसको चाहिए क्या होगा आपसे, आप क्या है, या तो मैं इंडिविजुअल हूँ भाई, मैं एज अ मोहम्मद इब्राहिम म्यूचुअल फंड में जाके अकाउंट खुलवाऊंगा, तो वो मुझसे क्या मांगेगा, वो बोलेगा बेटा चलो आज शराफत से अपनी एनआईसी वगैरह लाके दो। सही है, कहाँ काम करते हो, अब मुझे बताओ, तुम्हारी प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, सैलरी क्या है, रिटर्न फाइल करो, मुझे रिटर्न दो लाके। सही है, ये कुछ चीजें मांगेगा। मैं कहता हूँ मैं तो एक कंपनी हूँ भाई, सही है, मैं कहता हूँ मैं तो एक कंपनी हूँ,
तो वो मुझसे मेरा एनआईसी थोड़ी मांगा, पहले तो कहेगा भाई कंपनी तो फॉर्म ए दिखा, फॉर्म 29 दिखा, मेमोरेंडम दिखा, आर्टिकल दिखा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखा, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस मुझे दिखा, इसके बेनिफिशियल ओनर कौन है, स्पॉन्सर कौन है, प्रोमोटर्स कौन है, उसके मुझे एनआईसी लाके दो, ये सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करो, सही है। तो सारी की सारी चीजें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में ही होता है, जो कि हम नॉर्मली ऑडिट में नो योर क्लाइंट चेक्स भी कर रहे होते हैं, सही है। The regulated person shall identify the customer and verify the identity of that customer using reliable and independent documents, data, information set out in Annexure 1, सही है। ये Annexure 1 आप लाजमी देख लीजिएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। उसने कहा अगर आप AOP हैं तो ये डॉक्यूमेंट एक्वायर कर लें, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट एक्वायर कर लें, अगर आप लीगल पर्सन है, कंपनी है, तो आप ये डॉक्यूमेंट, अगर आप NPO हैं तो ये सारी चीजें। Whenever the customer is represented by an authorized agent, भाई मैं हूं एक, क्या कहते हैं, एक कंपनी मुझे बनानी, लेकिन मैं कंपनी बनाना मुझे थोड़ी आती है, सही है। मैंने एक लॉयर को पकड़ लिया, एक कॉर्पोरेट लॉयर को पकड़ लिया, एक लीगल प्रैक्टिशनर को पकड़ लिया, अगर वो भी आता है, when the customer is represented by an authorized agent or representative, the regulated person shall identify every person who act on behalf of that customer, verify the identity of that person using the reliable independent, सही है। verify the authority of that person to act on behalf of the customer, तो authority letter होगा। The regulated person shall also identify the beneficial owner and take reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner by using reliable and independent documents। ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, इसका मतलब है रेगुलेटेड पर्सन ने बेनिफिशियल ओनर को भी आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं यहाँ से उमर को भेजता हूँ मेरा अकाउंट, एक अकाउंट खुलवा के आ जाओ, तो वो बेनिफिशियल ओनर कौन है इसका, उसने रेगुलेटेड एंटिटी, उसके ऊपर भी काम करना है। For a customer that a legal person or legal arrangement, सही, legal person or legal arrangement, the regulated person shall identify the customer and verify its identity by obtaining the following information. In addition to the information required in Annexure 1, name, legal form, and proof of existence, the power that they regulate and bind the legal person, the powers that regulate and bind the legal person or arrangement, as well as the name of the relevant person having a senior management position in the legal person or arrangement, the address of the registered office and the principal place of business। तो अगर लीगल अरेंजमेंट कंपनीज वगैरह हैं तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी इन एडिशन टू जो स्केड्यूल Annexure 1 में बयान है। For customer that a legal person or legal arrangement, the financial institution should be required to understand the nature of the customer business and its ownership and the control structure, सही है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का वर्ड इसलिए यूज किया होगा, आपको याद, आपको पता होगा, बहुत सी ऐसी शेल कंपनीज बन जाती हैं, बहुत सी ऐसी स्पेशल पर्पस एंटिटीज बन जाती हैं। एक कंपनी के ऊपर दूसरी कंपनी होगी, उसकी होल्डिंग कहीं और होगी, वो कंपनी कहीं और इनकॉर्पोरेट होगी, उस कंपनी ने पनामा आइलैंड वगैरह में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई होगी या वर्जिन आइलैंड में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई होगी। तो आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर समझना बड़ा जरूरी है, सही है। जो सारी वो जो नवाज शरीफ वाला भी केस हुआ था वो था क्या कि भाई ये कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर ये कंपनी है, इसने एक ट्रस्ट एक्ट बनाया हुआ है, एक ट्रस्टी बना हुआ है, इस ट्रस्टी में जो बेनिफिशियल ओनर है वो नवाज शरीफ और उसके बेटे। तो वो जो पूरी स्कीम बनी थी, तो आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर समझना बड़ा जरूरी है। For a customer that a legal arrangement, the regulated person shall identify and take reasonable measure to verify the identity of the beneficial owner. For trust, the identity of the settlor, the trustees, the protector, the beneficiaries, and any other natural person exercising the ultimate effective control over the trust, सही है। इसी तरीके से अगर आप इंश्योरर हैं, तकाफुल ऑपरेटर हैं, तो आपने ये सारे काम करने होंगे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के लिए। The regulated person may complete the verification of a customer or beneficial owner's identity after the establishment of the business relationship, provided that this occur as soon as reasonably practicable। मैं अकाउंट खुलवाने जाऊं और बैंक 90 दिन तक अकाउंट ही ना खोले और ये कहे कि यार क्या कहते हैं हम कंप्लायंस चेक कर रहे नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, सही है। The regulated person may complete the verification of a customer or beneficial owner identity after the establishment of the business relationship, provided that this occur as soon as reasonably practicable। This is essential not to interrupt the normal conduct of business. The MLTF are low. The types of circumstances where the regulated person permits the completion of verification after the establishment of the business should be recorded in the CDD policies, सही है। अच्छा, ongoing monitoring, मैंने IQ में अकाउंट खुलवाया, सही है, और उसके बाद अब मैं अगर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस तरह की कोई चीजें कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों, बैंक्स ने या NBFCs ने सिर्फ और सिर्फ बैठ के, सॉरी बैंक का वर्ड मैं गलत यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं रेगुलेशन पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जो भी मेरे पास रेगुलेटेड पर्सन है उन्होंने सिर्फ छोड़ नहीं देना है प्यारे बच्चों, उसकी कंप्लीटली कंटिन्यूस बेसिस पे ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करनी है, ठीक हो गया जी। The regulated person shall comply with the provision of the AML Act। हालांकि AML Act खुद कहता है कि आप सब पे अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसको वापस से कह दिया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन। Where the regulated person files an STR with respect to a customer with whom it has the existing business relationship, and if the regulated person consider it appropriate to retain the customer,
then the regulated person shall substantiate and document the reason for retaining the customer. ये वही वाली बात है प्यारे बच्चों कि भाई एक अकाउंट आईक्यू खुल गया लेट से और सारी चीजें सही चल रही है, उनको एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगी, उसे रिपोर्ट कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बैठ के वो अकाउंट टर्मिनेट कर दूंगा या बिजनेस रिलेशनशिप एंड कर दूंगा। मैं बिजनेस रिलेशनशिप एंड नहीं करूंगा प्रोवाइडेड दैट कि मेरा जो बैंक होगा या जो रेगुलेटर होगा उसने आईक्यू को एक लो रिस्क क्लाइंट तस्वीर किया होगा। हाई रिस्क क्लाइंट क्या होते हैं थोड़ी देर में बता दूं, सही है। एग्जिस्टिंग कस्टमर बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल एक मुदारबा या तकाफुल या म्यूचुअल फंड है 50 साल पहले बना है, तो वो आज और 50 साल पुराना वाला कस्टमर बगैर एनआईसी के मेरे पास अकाउंट खुलवा के बैठा हुआ है, सही है। आपको याद होगा पहले सिमें आप जाते थे दुकान में और ऐसी सिमें मिलती थी, एनआईसी के बगैर तो सिमें यूं मिल जाया करती थी आपको, अब तो एनआईसी लाजमी है, सही है। अगर इस तरीके से कोई चीज है, द रेगुलेटेड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द सीडीडी रिक्वायरमेंट टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स on the basis of materiality and risk and should conduct due diligence on existing relation at appropriate time, taking into account whether and when CDD measures have previously been undertaken and the adequacy of the data obtained. For existing customer who opened accounts with the old CNICs, the regulated person shall ensure that the attested copies of the identity document shall be present in the regulated person record. The regulated person shall block accounts without the identity document. अगर बैंक में कोई अकाउंट खुला हुआ है, अगर म्यूचुअल फंड में आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है और अगर आपने ओरिजिनल एनआईसी अभी तक उसके पास जमा नहीं करा या बगैर एनआईसी के वो अकाउंट खुलवाया हुआ है, shall be blocked प्यारे बच्चों आफ्टर सर्विंग 1 month प्रायर नोटिस फॉर ऑल विड्रॉल्स। अगर आपको याद हो रिसेंटली आपको सारे बैंक्स में हमारे अकाउंट नॉर्मली एमसीबी में होते हैं और वो बायोमेट्रिक करवाना मैंडेटरी हो गया था, हमारे एएमएल एक्ट की रिक्वायरमेंट थी। Until the subject regulatory requirement is fulfilled. However, upon submission of the attested copy of the and the same from the NADRA or biometric verification, the block from the account shall be removed. For customer whose account are dormant or inoperative, withdrawal shall not be allowed. अगर मेरा बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, सही है, 6 महीने 9 महीने साल हो गया अकाउंट इनऑपरेटिव है, 3 साल हो गया अकाउंट इनऑपरेटिव है, until the account is activated on the request of the customer. For activation, the regulated person shall conduct the NADRA verification or biometric verification of the customer and obtain. अगर आपकी एक सिम है प्यारे बच्चों, 3 साल से आपने यूज नहीं करी, आपकी सिम बंद हो चुकी है, सिम रीओपन करवानी है, वापस से जाना पड़ेगा, ओरिजिनल एनआईसी लेके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। ये वो कानून है हमारे पास, सही है। एक मेरे पास सेक्शन 21 है, तो सेक्शन 20 अगर आप देखें काफी लेंथी है हमारे पास, ये जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस काफी लेंथी है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। अब वो कहता है इनहेंस ड्यू डिलिजेंस, अब ये एक नया वर्ड आया, सही है। Regulated person shall implement appropriate internal risk management system, policies, procedures and control to determine if any customer present high risk of money laundering or terrorist finance. High risk क्या होगा? अगर अकाउंट किसी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का होगा, पीईपी का होगा, इसकी डेफिनेशन रेगुलेशन में डिफाइंड है। अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन में आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स आ गए, आपके एमपीएस आ गए, आपके एमएनएस आ गए, आपके ब्यूरोक्रेट्स आ गए, आपके टेक्नोक्रेट्स आ गए, आपके जजेस आ गए, सही है। एक दो सेक्टर नहीं आ रहे उसमें, आप जाके देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो अगर इनके अकाउंट आ रहे हैं तो आपने तो इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करनी है इनकी, बिकॉज सही से तो ब्राइबरी वगैरह आएगी होगी, ऐसे तो फ्रॉड हुआ होगा। The regulated person shall apply ADD where a customer presents high risk of MLTF, including but not limited to the following circumstances: business relationship transaction with the natural legal person when the MLTF are higher, business relationship and transaction with natural and legal person from countries for which this is called by the FATF, Financial Action Task Force, PEPs and their close associate and family members. ये पढ़ता हूँ मैं वापस से। The regulated person shall apply enhanced due diligence where a customer presents a high risk. कब? In the following circumstances. When? What are the following circumstances? Politically exposed person and their close associates and family person. Business relationship transaction with the natural legal person when the ML and TF risk are higher. जो ऊपर आपने रिस्क असेसमेंट करी थी, तो चूंकि वो मेरा और आपका अकाउंट भी और उसमें अगर हाई रिस्क असेसमेंट आपको लग रही है तो वो में उसमें enhanced due diligence करनी है आपने। Business relationship transaction with the natural legal person from countries for which this is called for by the Financial Action Task Force. अगर Financial Action Task Force से किसी कंट्री को, किसी jurisdiction को, किसी एरिया को, किसी बंदे को, किसी कंपनी को अगर टारगेट किया हुआ है तो उसके साथ भी अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको enhanced due diligence करनी होगी। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रशिया आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं मेरे बच्चों। अच्छा जी, ADD measures include but shall not be limited to the following measures: obtaining addition to अच्छा, तो ये circumstances हैं जब ADD करना होगा। तो enhanced due diligence है क्या भाई? ADD measures include but shall not be limited to the following measures:
Obtaining the additional information on the customer, example volume of asset, information available through public database, internet, and updating more regularly the identification data of the customer and beneficial owner. Obtaining additional information on the intended nature of the business relationship. Obtaining information on the source of funds or source of wealth of the customer. ठीक है भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी 50 लाख रुपए जमा कराती है, 1 करोड़ रुपए जमा कराती है, 5 करोड़ रुपए जमा कराती है, पैसा कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम दिखा है, enhanced due diligence. Obtaining information on the reasons for the intended or performed transaction. Obtaining, अगर आप इवन इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप एनसीबी मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज करें, अगर आप कोई पैसा ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं ना, वो आपसे नीचे पूछ रहा होता है मुझे पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन बताएं, बिकॉज डॉक्यूमेंट करना होता है. ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टू कमेंट्स और कंटिन्यू द. अगर एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का अकाउंट है तो आपने बैंक में, अगर आप हैं या आप मुदारबा हैं, तो आपने अपने सीनियर कमेटी से भी उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा. सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस. मैं और आप, अगर हमारे छोटे मोटे अकाउंट है, 15-18 हजार रुपए की सैलरी आ जाती है, आर्टिकलशिप पे कुछ पैसे आ जाते हैं, तो वहां पे एनहांस ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी प्यारे बच्चों. द रेगुलेटेड पर्सन मेस अप्लाई एसडीटी ओनली व्हेन देयर इज अ लो रिस्क. तो मेरे और आपके जो अकाउंट है वो लो रिस्क है, आइडेंटिफाइड थ्रू एडिक्वेट एनालिसिस थ्रू इट्स ओन रिस्क असेसमेंट. अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे और आपके अकाउंट तो मैं बैंक की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन रेगुलेशन ये बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वो तो स्टेट बैंक की गाइडलाइन, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ. And any other risk assessment publicly available or provided by the commission. The decision to rate a customer as a low risk shall be justified in writing by the regulated person. Document करना है भाई आपने कि आपने क्यों low risk plan करा है. SDT measure include the following measures: verify the identity of the customer and the beneficial owner after the establishment of the business relationship. ये ड्यू डिलिजेंस का मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी अम्मी का भी अकाउंट खुलवाने जाएंगे ना, या अपने छोटे भाई का भी अकाउंट खुलवाने जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है. अगर आपकी अम्मी या आपकी वाइफ कहती है ना मैं हाउस वाइफ हूँ, तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ है तो इसका मतलब आप पैसे तो नहीं कमाते, तो पैसे आपको कौन देता है. वो अगर कहेंगे ना मेरे वालिद साहब देते हैं, या मेरा शौहर देता है, या मेरा भाई देता है, वो कहेगा उनका एनआईसी लेकर आए, उनके मुझे रिटर्न लेकर आए, उनके ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, उनकी प्रूफ इनकम लेकर आए, ताकि मुझे मैं डॉक्यूमेंट कर सकूं कि इस अकाउंट में जो पैसा गिर रहा है वो ये शख्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये शख्स के हमने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड कर ली है. तो अगर यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ मुल्क में औरतों का ये हो गया, लड़कियों का ये हो गया कि अगर आप हाउस वाइफ वगैरह हैं तो आप एक अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, उसके लिए भी आपको बैक एंड पे किसी सोर्स ऑफ इनकम वाले बंदे की इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी है. सही है. अच्छा जी, रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सही है, ऊपर हमने पढ़ा था, भूलिएगा मत कि मैं खुद भी कर सकता हूं और मैं रिलायंस ऑन एक्ट में लिखा था रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी. एससीसीपी ने रेगुलेशन में कहा कि रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी करना है, करो. थर्ड पार्टी का मतलब आप अपना फंक्शन आउटसोर्स कर दो. बैंक या मुदारबा अपना ये फंक्शन आउटसोर्स कर देता है. प्यारे बच्चों, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी बैंक की होगी, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी मुदारबा की होगी. अगर आपने आउटसोर्स करना है, लाजमी करें. एनी रेगुलेटेड पर्सन मे रिलाई ऑन अ थर्ड पार्टी टू कंडक्ट सीडीटी ऑन इट्स बिहाफ एज सेट आउट इन द प्रोविजन 8 to 23, ऊपर से लेके 8 to 23, provided that the regulated person shall remain liable for any failure. तो ये सारी की सारी बात इस तरीके से करता है आपसे कि भाई अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी आपकी ही है. टीएफएस ऑब्लिगेशन, टेररिस्ट फाइनेंसिंग. जब आप इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो दिन में 3-4 ईमेल आके आपको आती रहेगी कि ये फला अकाउंट है जिसको यूएन काउंसिल ने बैन कर दिया है, ये वो फला शख्स हैं जिनके साथ आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये वो फला शख्स हैं जिनके साथ आप बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है द रेगुलेटेड पर्सन शैल अंडरटेक द टीएफएस ऑब्लिगेशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1948 और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 एंड एनी रेगुलेशन मेड देयरअंडर इंक्लूडिंग डेवलप मैकेनिज्म, प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग कस्टमर. तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फेडरल गवर्नमेंट मतलब यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की हुकूमत को बताता है कि ये उसामा बिन लादेन के ये अकाउंट्स हैं, या ये उसके रेलिवेंट पर्सन है, या ये उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, इनके साथ आपने ट्रांजैक्शन नहीं करनी. फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगा, फेडरल गवर्नमेंट नीचे डिपार्टमेंट्स को बताएगा. और जब फेडरल गवर्नमेंट नीचे डिपार्टमेंट को बताएगा तो वो कहेगा क्या, वो कहेगा भाई डेटाबेस है, यहाँ पे डेली बेसिस पे आपने देखना है कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं उनके साथ में ट्रांजैक्शन नहीं करनी, और वो नाम डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे होते हैं. तो इसका मतलब है द रेगुलेटेड पर्सन शैल अंडरटेक कैसे डेवलप मैकेनिज्म, प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग द कस्टमर, potential customer and beneficial owner to detect any matches, detect any, वो कहते हैं ना कि जी आप एयरपोर्ट वगैरह जा रहे हो तो नाम के एंड में खान आ जाए या तालिबान आ जाए या ओसामा बिन लादेन आ जाए,
तो वो आपको वीजा ही नहीं दे रहे होते, सही है। वो स्क्रीनिंग काफी ज्यादा, क्यों, वो आपसे क्या कहता है कि यार सिस्टम से नाम मैच कर रहा है मेरे, सही है। To detect any matches or potential matches with the stated or designated proscribed person in the SROs and notification issued by the Ministry of FA and NACTA and Ministry of Interior, सही है। तो ये सारे का सारा उसने बताया हुआ है टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड कि भाई जितनी भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या उनके लोग हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन हर मुल्कों को बताता रहता है, वो मुल्क अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को बताते रहते हैं, इंक्लूडिंग आईकैप को भी। जब आईकैप को बताता है तो आईकैप डेली बेसिस पे देखता है लिस्ट में कोई नाम अपडेट हुआ, जैसे ही अपडेट होता है आईकैप अपने सारे मेंबर्स को, ऑडिट फर्म्स को, प्रोफेशनल्स को कम्युनिकेट करता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास रेगुलेशन थी, स्टेट बैंक की भी रेगुलेशन है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस वीडियो में प्यारे बच्चों कंटेंट ज्यादा था तो मैंने सारे रीड नहीं किया, लेकिन चीजें आसान है, बस कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आपको लास्ट में ये समझ आया होगा कानून बनता किस तरीके से, कमेटीज किस तरीके से बनती है, कमेटी को मेंबर कैसे बनते हैं, कमेटी के पास चीज़ें कैसे आती हैं। जब चीज़ें आएंगी, जब एनईसी को ये पावर दिया गया कि आप मांग सकते हैं एफएमयू से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो इट मीन्स एफएमयू के पावर एंड फंक्शन में एक सेक्शन आना चाहिए था जिसमें ये लिखा हुआ हो कि आप मांग सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर थोड़ी सी चेंज कर दी, उसने कहा एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल सबमिट। अब जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है, मैंने करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो इसका मतलब है कंपनीज के कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होंगे, उससे रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर दी। और सबसे बड़ी ज्यादा पैसा सेकेंडरी है, पैसा करने वाला बंदा कौन है, तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के ऊपर ज्यादा फोकस है कि अगर आप कस्टमर को अच्छे से पहचान गए तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन को भी आप अच्छे से पहचान लेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पास पेपर्स करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।